students, welcome to SST So Simple Tutorial। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कंडीशन ऑफ वीमेन बिफोर द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के पहले उनकी स्थिति क्या थी, वे क्या करती थी। फिर देखा रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर हमने यह भी देखा कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। आज हम पढ़ेंगे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है दास प्रथा। एबॉलिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, मतलब समाप्ति, उन्मूलन या अंत। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? दास प्रथा का अंत कैसे होता है। तो पहले यह देखते हैं कि यह शुरू कैसे हुई। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? अगर आप सोच रहे होंगे कि ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन regime was the abolition of slavery in the French colonies। इन्हीं की सरकार ने फ्रेंच कॉलोनीज में दास प्रथा को समाप्त किया था। कॉलोनीज तो आप समझते ही होंगे। कॉलोनी मीन्स ए टेरिटरी अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट। जैसे इंडिया या साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की कॉलोनी थे, वैसे ही फ्रांस के भी कई जगह कॉलोनी थे। कैरिबियन आइलैंड्स में मार्टिनिक, गुडिलोप और सैन डोमिंगो फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे। चलिए इन प्लेसेस को मैप में देखते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप, ये रहा फ्रांस, यहाँ है कैरिबियन सी, और ये रहे मार्टिनिक, गुडिलोप और सैन डोमिंगो आइलैंड्स। चलिए इसे थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। ये रहा मार्टिनिक, ये रहा गुडिलोप और ये रहा सैन डोमिंगो। यहाँ पर टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की खेती होती थी। कैसे होती थी? तो फ्रांस के कुछ व्यापारी यहाँ आते और इन चीज़ों की खेती करवाते, फिर इन कमोडिटीज़ को पूरे यूरोप में सप्लाई करते। आप फ्रेंच सोसाइटी में मिडिल क्लास याद कीजिए। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हु अर्नड वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड, याद आ रहा है ना? वही लोग। तो इस व्यापार से इन लोगों ने खूब पैसे कमाए और अमीर हो गए। लेकिन अब यहाँ एक समस्या आती है। इन प्लांटेशंस में काम करने के लिए यूरोपियन लोग अपने घर से इतनी दूर नए और अपरिचित देश में जाना नहीं चाहते थे। तो जब कोई जाएगा नहीं तो उन बागानों में काम कौन करेगा? नेचुरली वहाँ लेबर की शॉर्टेज होने लगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इस लेबर शॉर्टेज की समस्या को दूर कैसे किया गया? तो लेबर की कमी को दूर किया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ने। आइए मैप से समझते हैं। दरअसल इसमें होता क्या था? फ्रांस के व्यापारी बोर्दो या नान्ते पोर्ट से अफ्रीका के तट पर जहाज ले जाते थे। बोर्दो एंड नान्ते हियर, दे वर द मेन पोर्ट्स इन्वॉल्व्ड इन स्लेव ट्रेडिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। यहाँ के बड़े बड़े जहाज़ों के मालिक को भी लगता था कि ये जो यूरोप और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट ट्रेड है, उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा इस ट्रायंगुलर ट्रेड में होता था। तो ये रहा नान्ते और ये रहा बोर्दो। आपके सिलेबस में नान्ते भी है, बोर्दो भी है, मार्सिले भी है और पेरिस भी है। ये चारों आपके मैप वर्क में है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वेस्टर्न अफ्रीका वाला पार्ट है ना, आज का घाना, नाइजीरिया वाला एरिया, इन्हें स्लेव कोस्ट भी कहा जाता था। यहाँ आते थे वे स्लेव खरीदने। वे यहाँ के लोकल चीफ्टेन्स, मतलब स्थानीय सरदारों से स्लेव्स खरीदते थे। फिर इन स्लेव्स को दाग कर, हथकड़ियाँ पहनाकर, जहाज में भेड़ बकरी की तरह भरकर अटलांटिक ओशन होते हुए कैरिबियन आइलैंड्स की 3 महीने की लंबी यात्रा के लिए रवाना कर देते थे।
वहां पहुंचकर इन स्लेव्स को बागान के मालिकों को बेच दिया जाता था। फिर ये बागान के मालिक इन्हीं खरीदे हुए स्लेव से अपनी खेती का काम करवाते थे। तो आप यहाँ देखेंगे कि यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका और फिर अमेरिका से यूरोप, बन गया ना एक ट्रायंगल। इसीलिए इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा। इन्हीं स्लेव्स के दम पर यूरोपियन मार्केट्स में जो शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की डिमांड थी वो पूरी की जाती थी। इसी फलते फूलते स्लेव ट्रेड की वजह से नान्ते और बोर्दो जैसे फ्रेंच पोर्ट्स समृद्ध शहर बन गए। चलिए अब देखते हैं एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की कहानी। देखते हैं कि स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रयास हुए। 1789 के बाद जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने इस विषय पे क्या किया। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली में बहस तो बहुत लंबी लंबी हुई कि लोगों के जो राइट्स हैं वे कॉलोनीज में रहने वाले सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स को इंक्लूडिंग स्लेव्स दिए जाएं या न दिए जाएं। तो इस असेंबली में सिर्फ बहस हुई है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी के नाम पे बनने वाली इस सरकार ने और कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, चलिए समझते हैं। नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनने वाले वोटर कौन होते थे? जो टैक्स देते थे। मतलब यह सरकार अमीरों की सरकार थी। अमीरों की सरकार मतलब व्यापारियों की सरकार। व्यापारियों का काम किस पर निर्भर था? स्लेव ट्रेड पर। इसीलिए सरकार इन व्यापारियों को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बातें तो खूब हुई असेंबली में, पर उनके डर से एबॉल्यूशन को लेकर कोई लॉ पास नहीं किया गया। इसके बाद आई कन्वेंशन वाली सरकार। उसने 1794 में फ्रेंच कॉलोनीज में रहने वाले सभी स्लेव्स को फ्री कर देने का लॉ पास कर दिया। हालांकि यह ज़्यादा दिन नहीं चला। 10 साल बाद जब फ्रांस की बागडोर नेपोलियन के पास आई तो उसने इसे फिर शुरू कर दिया। इस तरह प्लांटेशन ओनर्स को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट साधने के लिए अफ्रीकन नीग्रोस को स्लेव्स बनाने की छूट मिल गई। बट स्लेवरी वॉज फाइनली abolished इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो जो स्लेवरी 17th सेंचुरी में शुरू हुई थी वो मिड 19th सेंचुरी में खत्म हो गई। आज हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस। नाउ you should be able to answer these questions. 1. What was the most revolutionary social reform of the Jacobins? 2. Explain triangular slave trade carried on during 18th and 19th century. 3. How was slavery abolished in France? In the next class, we will discuss Unit 6, the Revolution and Everyday Life. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.